सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस नाम से महिला सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा भरोसा। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सुरक्षा के लिए भरोसा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डेवलप किया है। तो संकट की स्थिति में महिलाएं इस एप्लीकेशन के जरिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर SOS मैसेज भेज सकती है और इस मैसेज के साथ अधिकारियों को फौरन लोकेशन भी मिल जाएगी और तत्काल मदद पहुंचाई जा सकेगी। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है, अगर किसी इलाके में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है तो भी अधिकारियों को SMS के जरिए SOS अलर्ट मिल जाएगा। SOS का मतलब होता है सेव अवर शिप, या कई जगह इसको सेव अवर सोल भी कहा जाता है। अच्छा, एप्लीकेशन की बात है ना, एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी अश्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? क्रिकपे। अभी झरनी योजना पोर्टल को किसने लॉन्च किया? झारखंड ने। और अभी कॉल बिफोर यू डिग नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीता। अभी केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था? M पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत के लिए वनडे में पहला चौका लगाने वाले पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया, नाम बताओ उनका? तो आंसर होगा सुधीर नायक। तो भारत के पूर्व बल्लेबाज सुधीर नायक का भी निधन हो गया। 1974 में भारत के लिए वनडे में पहला चौका लगाने वाले 78 वर्षीय सुधीर नायक थे, जिनका भी निधन हो गया। उन्होंने भारत के लिए 3 टेस्ट और 2 वनडे खेले थे। और मैं आपको बता दूं, अभी झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी निधन हो गया। अच्छा, इसी तरह से सलीम दुर्रानी का नाम याद होगा आपको, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया अभी। और ये अफगानिस्तान में पैदा होने वाले एकमात्र भारतीय टेस्ट क्रिकेटर भी थे। एक सारा थॉमस का नाम याद होगा, प्रसिद्ध मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार थी, इनका भी निधन हो गया। अभी इंटेल के सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम था गॉर्डन मूर। अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। अभी 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखना, ORS का जनक इनको कहा जाता है। अभी 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी तरह से बाल कृष्ण विठल दास दोषी का नाम याद रखना, आर्किटेक्ट थे ये। 2018 में प्रिtzker पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिला था। और अभी 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, मरणोपरांत निधन हो गया इनका। अभी नीलमणि फूकन का निधन हो गया, असमिया कवि थे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये मानव विवेक के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाती है। ये दिन जाति, लिंग या धर्म के भेद के बिना सभी के लिए शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों और मौलिक स्वतंत्रता के निर्माण की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। पहली बार इसे सन 2020 में मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को हमने अभी राष्ट्रीय समुद्र दिवस भी मनाया था, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा रोमानिया। तो अभी भारत और रोमानिया ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत रोमानिया भारत के साथ सैन्य प्रशिक्षण, साइबर रक्षा,
सैन्य, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेगा, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। और याद रखना, देखो रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बुडापेस्ट ये किसकी कैपिटल है, तो ये हंगरी की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है रोमानियाई ल्यू। आप जानते हो रोमानिया ये नाटो में शामिल हुआ था सन 2004 में, और यूरोपियन यूनियन में ये शामिल हुआ था 2007 में। और आपको रिवाइज कराऊं तो अभी भारत और किन दो देशों के बीच जैव विविधता संरक्षण को लेकर त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, तो बताओ। तो आंसर होगा फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात। और जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के कोप 15 का आयोजन भी हुआ था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। चलो बताओ, अभी आर्थिक सहयोग के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा सिंगापुर के साथ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से अधिक चीतों के लिए भारत ने किस देश की, और मैं अभी आपसे पूछूं कि 100 से अधिक चीतों के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया, साउथ अफ्रीका के साथ। और उससे पहले 8 चीते कहां से लाए गए थे, नामीबिया से। और इन सबको कहां पे छोड़ा जा रहा है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना, ये पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, तो आंसर होगा 2026 तक। अब IEEFA मतलब इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विनिर्माण देश बन जाएगा। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चाइना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा गांव। और पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पे, ओमकारेश्वर बांध पे। 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। और अभी किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता, तो आंसर होगा भेल ने। चलो बताओ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से एक इंडोर सोलर कुकटॉप लॉन्च किया था, तो आंसर होगा सूर्या नूतन। और पूरी तरह से सोलर ऑपरेटेड दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कितने सेकंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो आंसर होगा 200 सेकंड। तो अभी हाल ही में निजी रॉकेट निर्माता कंपनी है स्काई रूट, ये हैदराबाद की कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस, और इसके द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है धवन सेकंड, और इसका परीक्षण अभी नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया। धवन सेकंड ये कंपनी के द्वारा निजी तौर पर विकसित पहला पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, और इसका इस्तेमाल विक्रम सेकंड रॉकेट में होगा। विक्रम S रॉकेट आपको याद है, ये पहला निजी रॉकेट है, इसे भी स्काई रूट कंपनी ने बनाया है। और ये धवन सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब इससे पहले धवन 1 इंजन का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। कब किया था? पढ़ा था हम लोगों ने, नवंबर 2022 के आसपास पढ़ा था। और इस इंजन श्रृंखला का नाम प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में रखा गया, उनके नाम पे। और क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या होता है? बहुत कम तापमान पर काम करने वाले इंजन को कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट को अभी लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? टैरन 1 नाम है। सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये बाद में क्रैश हो गया था। इसे एरोस्पेस कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, उसने डेवलप किया था। अभी इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन क्या किया? भूटान में। और अभी भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया? चेन्नई में। और इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, यूं बताओ, इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था, किस नाम से? स्पार्क नाम से। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में कठुआ जिले से अपनी लघु कला शैली के लिए किस लोकप्रिय पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा बसोहली पेंटिंग। तो अभी विश्व प्रसिद्ध भारतीय बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये टैग नाबार्ड के अनुमोदन के बाद मिला है और जीआई पंजीकरण के इतिहास में ये पहली बार है जब जम्मू क्षेत्र के हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स के लिए किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हो। तो कठुआ की बसोहली पेंटिंग ये जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग प्रोडक्ट है। बसोहली ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोहराई कला ये कहाँ की है जिसको कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था, तो झारखंड की है। मिथिला पेंटिंग तो आप बता ही सकते हो, ये बिहार की है। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कर दो, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिल चुका है? और अभी तो जीआई टैग काफी चर्चा में है। अभी आपने पढ़ा था, अभी जीआई रजिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया, उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा किस राज्य के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा केरल, 6 प्रोडक्ट्स को मिला। और बताओ अभी किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला? तो हिमाचल प्रदेश की है। अभी हमने पढ़ा था बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला, बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला, तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक को जीआई टैग मिला। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम आया था 1999 में, लागू हुआ 2003 में और पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो ये नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो ये बताओ, अभी हाल ही में जारी यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 5। तो अभी बैरन की यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 5 भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने वित्तीय सेवाओं के उद्योग में प्रमुख पदों पर ऊंची पहुंच हासिल की है। कौन है वो 5 भारतीय मूल की महिलाएं? जेपी मॉर्गन से अनु अयंगर, एरियल इन्वेस्टमेंट से रूपल जे भंसाली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से सोनल देसाई, गोल्डमैन सैक्स से मीना फ्लाइन, बैंक ऑफ अमेरिका से सविता सुब्रमण्यन। तो ये ध्यान रखना। बाकी अभी फोर्ब्स ने सबसे अमीर खेल मालिकों की सूची जारी की थी, उसमें टॉप पर मुकेश अंबानी है, इनके आईपीएल में जो टीम है मुंबई इंडियंस है। और अभी टाइम 100 की वार्षिक सूची टाइम मैगजीन के पोल में टॉप पर है शाहरुख खान। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप पर रहा कर्नाटक। अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट आई थी, उसमें दूध उत्पादन में बात करें या ऊन उत्पादन में तो राजस्थान टॉप पर है, अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है और मांस उत्पादन में महाराष्ट्र। और अभी लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? मुंबई को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर अफगानिस्तान है तो भारत 13वां सबसे प्रभावित देश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126 नंबर पर है तो टॉप पे है फिनलैंड। और अभी सिप्रिक की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 2022 की अवधि में हथियारों के आयात यानी कि इंपोर्ट के मामले में भी टॉप पर रहा भारत। और IQ एयर रिपोर्ट आई, उसने बताया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत 8वें नंबर पर है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान इसका आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा मुंबई। तो तेल उत्पादन केंद्रों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नौसेना ने मुंबई बंदरगाह के पास दक्षिण पश्चिम स्थित ग्रेट ड्रिल छाया प्लेटफॉर्म पर यह प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया। इसमें रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न आ गया। 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पड़े हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 2023 में सबसे पहला एक्सरसाइज हमने जापान के साथ किया था, वीर गार्जियन। कहाँ पे? जापान में। फरवरी में जापान के साथ हमने धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भी किया, वो भी जापान में। फिर इजिप्ट के साथ हमने साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किया राजस्थान के जैसलमेर में। और अभी राजस्थान के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। आपको याद है फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज हुआ पश्चिमी श्वेत तट पे। फ्रांस के साथ अभी फ्रिंचेक्स एक्सरसाइज भी किया हमने केरल के तिरुवनंतपुरम में।
और फ्रांस के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया हमने अरब सागर में। अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज भी किया पूर्वोत्तर भारत में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज भी किया और भारतीय नौसेना ने ही ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया हिंद महासागर में। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। अभी तारकश एक्सरसाइज हुआ था चेन्नई में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच। डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होती है, इस साल होगी ये ऑस्ट्रेलिया में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज, इसमें 20 अफ्रीकी देशों ने और एक भारत ने हिस्सा लिया। कहाँ हुआ? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया था यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। उसी तरह से यूके ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया था, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया। और अभी यूके ने और भारत ने कोंकण एक्सरसाइज का आयोजन किया था अरब सागर में। और कोप इंडिया एक्सरसाइज हुआ भारत और अमेरिका के बीच में अभी पश्चिम बंगाल में। और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ ये कोलंबो में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अभी 2023 में हमने पढ़ा, इनको ध्यान रखना। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे पसंद आता है तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए आप क्विज लगा सकते हैं आपकी क्रिक एग्जाम चैनल में जाकर के, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं, चलो बताओ। अभी हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। ई प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन इलेक्ट्रॉनिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई। मुख्यमंत्री कौन हो गए? मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। खर्ची पूजा फेस्टिवल ये हिंदू फेस्टिवल है, कहाँ का? त्रिपुरा का। त्रिपुरा में आपको रुद्र सागर झील भी मिलेगी जिसके बीच में एक नीर महल है जहां पे नीर महल उत्सव का आयोजन होता है। अभी त्रिपुरा ने सहर्ष नाम से एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। और आपको याद होगा चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत को 90% से अधिक करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। और एक संशोधित जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना था त्रिपुरा। और महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये आपको अगरतला में मिलेगा। चलो कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो याद रखना ये पॉइंट्स। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न था, किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप से हटा दिया गया? तो आंसर होगा पेरू। अगला प्रश्न था, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? सूर्यवंशु। अगला प्रश्न है, टायर निर्माताओं के संगठन आत्मा के नए अध्यक्ष कौन बने? अंशुमान सिंघानिया। तो अगला प्रश्न है, किसे यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? सबबी सुब्रमण्यम को। और किस देश ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। फ्रांस के पेरिस में लगाया गया। फिर बताओ, अभी कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ शुरू हुई? हरियाणा में। फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन वेटलिफ्टर है। नाडा ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया। और बताओ, टाइम 100 की वार्षिक सूची टाइम मैगजीन के पोल में टॉप पर रहे शाहरुख खान। और बताओ, अभी किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए अभी गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की? तो आंसर होगा बहरीन। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 6.4%। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने लद्दाख स्काउट्स को हरा के जीता था। ये हुई थी लेह लद्दाख में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।